हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग जो हैं टॉपिक पढ़ेंगे वो 12th का चैप्टर है, चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चैप्टर का नेम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि हमारे अंदर जो हेरिडिटी है या इनहेरिटेंस की प्रोसेस है, तो उसको हम लोग एकदम बारीकी से मॉलिक्यूलर लेवल तक जो है उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आप सबके लिए, तो इसको आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हेरिडिटी के लिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी के कारण क्या होते हैं, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में होता है या फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और वायरसेस के अंदर या लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए मिलता है। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है। ये एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप होता है। तो दुनिया के अंदर दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं जो जेनेटिक मटेरियल के काम करते हैं, जिसमें से एक तो डीएनए हो गया एंड सेकंड हो गया हमारे पास में आरएनए, है ना। तो आरएनए जो है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये है आरएनए की फुल फॉर्म। इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ना है अबाउट डीएनए। ओके, तो जब हम लोग इस चैप्टर में डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें एक सबसे पहले हमारी लाइन आती है कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, वो किसका मिलके बना हुआ है और डीएनए प्रेजेंट कहाँ पर होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन रहते हैं कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है, जीन के ऊपर क्रोमोसोम है या जो है क्रोमोसोम के ऊपर जीन है। तो ये सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, उसके बाद में हम लोग इसकी डिटेल पे चलेंगे। तो जैसे कि हम लोग किसी भी सेल की बात करते हैं, ये एक पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल के अंदर बाकी सब सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं हमें, इसके साथ में हमें इनके सेंटर में क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर हमें कुछ एक्स शेप स्ट्रक्चर्स मिलती हैं, इनको बोला जाता है क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम्स को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो इनकी डिटेल्ड माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके की नजर आती है आपको। ओके, तो इस क्रोमोसोम में ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड अगर हम लोग जीन वर्ड की बात करते हैं कि जीन क्या होती है, तो जीन जो है वो डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट को बोला जाता है। द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड अ जीन। सिर्फ इतना कहने से हम उसको प्रॉपर जीन नहीं बोल सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के साथ में ये अपने आप को क्या कर सके, इनहेरिट कर सकती है, अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सकती है, किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकती है, तब हम लोग जो है इसको बोलते हैं एक जीन। ठीक है, तो जनरली क्या है, जब हम लोग सिंपली बात करते हैं कि भाई ये एक्स शेप क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर हमें क्या मिलती हैं, जीन्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये कोई भी ए जीन है, बी जीन है, कोई भी टाइप की अगर जीन का नेम है तो वो सारी की सारी कहाँ पर लगी मिलती हैं, क्रोमोसोम पे लगी मिलती हैं।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मिलते हैं, क्रोमोसोम्स में डीएनए मिलता है एंड डीएनए का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, एक जीन कहलाता है। और एक क्रोमोसोम के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन जो हैं वो लगी हो सकती हैं। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे हमारे डीएनए के ऊपर। तो डीएनए की जब हम लोग बात करते हैं, डीएनए मिलके बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स का। किसका मिलके बना होता है? इट इज मेड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो भाई अब हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है। ओके, तो पॉली का मतलब तो हमें पता है, इसका मतलब होता है बहुत सारी चीज के लिए यूज करते हैं, है ना। एंड न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है, ये हमें यहां पर समझना थोड़ा सा जरूरी है कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसके अंदर हमें टोटल 3 चीजें मिलती हैं, जिनकी आगे फर्दर हम लोग डिटेल करेंगे। इसमें एक तो हमें जो है शुगर मिल जाती है, एक इसके अंदर हमें फॉस्फेट्स मिल जाते हैं, और एक इसके अंदर हमें मिल जाएंगे नाइट्रोजन बेसेस। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस जो है हम लोग बोल देते हैं। ये 3 चीजें मिलती हैं हमें एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो किसी भी हमारी स्पीसीज का जो डीएनए होता है, उस डीएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड का एक पेयर जो होता है, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़े मतलब 2। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स या फिर 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसको हम लोग बोल देते हैं एक बेस पेयर। ऐसे करके स्मॉल बी स्मॉल पी से हमारी बुक के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बेस पेयर बोलते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर या स्पीसीज के अंदर जो डीएनए की ओवरऑल हमें लेंथ जो है अगर मेजर करनी होती है, तो वो हम लोग किस में मेजर करते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले मान लो अगर हम बात कर रहे हैं, हमारे पास में एग्जांपल आती है एक बैक्टीरियोफेज की। ठीक है, 11th क्लासेस के अंदर आप पढ़ते हो कि एक बैक्टीरियोफेज क्या होता है। ये वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं या उनको इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम लोग बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। तो उसमें से एक बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल आती है, ये इसका नाम है। इसके अंदर आपको 5386 बेस पेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। सिमिलरली हमें एक और बैक्टीरियोफेज की एग्जांपल भी मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्बडा बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर आपको 48,502 बेस पेयर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको इतने नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिल जाएंगे। फिर हमारे पास में एक बैक्टीरिया जिसका आपने नाम बहुत बार सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर आपको कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिल जाएंगे? इसके अंदर आपको 4.6 इंटू 10⁻⁴ आपको 6 जो है क्या मिल जाएंगे? बेस पेयर मिल जाते हैं। ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर जो हैप्लॉइड कंटेंट में, हैप्लॉइड नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स मिलते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 इंटू 3.10⁹ नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो हम इन
न्यूक्लियोटाइड्स की नंबरिंग को या बेस पेयर के नंबर को काउंट करके क्या करते हैं, डीएनए की ओवरऑल लेंथ का पता लगा लेते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारा जो ह्यूमन का डीएनए है एक सेल के अंदर, वो आपको क्या मिलता है, वो अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, लगभग 6-7 फीट के अराउंड जो है वो इसकी नॉर्मल लेंथ होती है हमारे डीएनए की। ठीक है, चलो, तो ये अलग अलग स्पीसीज के अंदर हमें न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पता लग गया। अब हम लोग इसी स्ट्रक्चर के ऊपर दोबारा बात करते हैं। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर वापस आते हैं। तो हमने कहा था कि डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हमने कहा था कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमें 3 पार्ट्स मिल जाएंगे। सबसे पहला पार्ट हमें क्या मिलता है, अगर हम बात करें शुगर, दूसरे नंबर पर नाइट्रोजनस बेसेस कहे थे हमने, एंड तीसरे नंबर पर हम लोग कहते हैं कि इसमें हमें फॉस्फेट के ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, तो अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनती है, पहले तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोटाइड वर्ड नहीं है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। तो जब इन दोनों के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग फिर बोलते हैं एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इट मीन्स हम एक न्यूक्लियोटाइड को ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, है ना, तो ये भी सही होगा, सही है ना। तो ये मिलके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और अगर हम लोग डीएनए की बात करें तो डीएनए में हमें शुगर कौन सी मिलती है, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, एंड ये एक पेंटोज शुगर की टाइप होती है। किसकी टाइप होती है, एक पेंटोज शुगर की टाइप होती है। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हमें डीएनए के अंदर 2 टाइप के मिल जाते हैं। एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन्स, ठीक है, और दूसरे टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, प्यूरिन्स हमारे पास में 2 टाइप के मिल जाएंगे आगे फर्दर, जिसमें से एक होता है एडेनिन एंड दूसरा हमारे पास में होता है, उसको बोलते हैं गुआनिन। इसी तरीके से पिरिमिडिन भी हमारे पास में 2 मिल जाते हैं, एक होता है थायमिन एंड दूसरा जो है उसको बोलते हैं हम लोग साइटोसिन। ये सिर्फ हम लोग डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की बात कर रहे हैं। आरएनए के अंदर इनमें से एक डिफरेंट टाइप का हमें पिरिमिडिन मिलता है, जिसको हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर के अंदर डिटेल में करेंगे। ओके, चलो, तो एडेनिन जो है इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल ए, गुआनिन कैपिटल जी हो जाएगा, थायमिन को टी से एंड साइटोसिन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो प्यूरिन्स हैं, पिरिमिडिन हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो इनके अंदर आपको स्ट्रक्चर में क्या मिलता है, जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर वो बेंजीन रिंग पढ़ते हैं हेक्सागोनल टाइप की, तो उसी टाइप की इनकी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 3 चीज़ें जो हैं इसकी स्ट्रक्चर में मिल जाएंगी। और 12th लेवल तक अगर जो है आपको इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाना है। ठीक है, तो 2 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो मिल जाएंगे। तीसरा हमारे पास में फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप का मतलब हो गया ये फॉस्फोरस से बनेगा भाई। ठीक है, तो टोटल 3 चीजें मिल जाएंगे हमें। शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज है जो कि पेंटोज शुगर होती है,
फॉस्फेट ग्रुप मिल जाएगा एंड नाइट्रोजनस बेसिस मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में जिसने बताया था वो चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, जिसकी जो है डीएनए की आगे डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर दोबारा हम लोग इसका नाम देखेंगे कि उसका नाम क्यों आता है। तो उसकी कुछ जो फाइंडिंग्स थी डीएनए के रिगार्डिंग, उनमें से ये वन ऑफ द फाइंडिंग यहाँ पर हमने देख लिया है। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में डीएनए की स्ट्रक्चर के लिए एक फेमस मॉडल आता है जो कि फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वॉटसन इन दो साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो उसको हम लोग वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डबल हेलिकल मॉडल बोलते हैं। तो इसके बारे में अब हमने डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट अगर हम इसके अंदर बात करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ठीक है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन के अंदर अब देखो हमने कहा था कि इस डीएनए के अंदर एक तो आपको क्या मिल जाता है, एक शुगर मिलती है, ठीक है, जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और एक पेंटोज शुगर होती है। तो ये वाला जो हमने पार्ट बनाया है ये यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी पेंटोज शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके साथ में हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पर इसके साथ में हमारा नाइट्रोजनस बेस जो है एडेनिन वो अटैच्ड है। ठीक है, तो जैसे केमिस्ट्री के अंदर आप लोग इसमें नेमिंग देते हो इसकी, है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस शुगर के 1 कार्बन पोजीशन पर जो है वो एक नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एट 1 डैश कार्बन आ नाइट्रोजनस बेस इज अटैच्ड एंड अब डीएनए जो है ये दो चेन्स का मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको डबल हेलिकल बोलते हैं वॉटसन क्रिक के मॉडल के अकॉर्डिंग, है ना। उसके हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर बना के। तो भाई दो चेन्स हैं, तो इसमें एक चेन जो है अगर हम उसको कहीं से उसकी स्टार्टिंग का अंदाजा लगाएं तो वहां पर क्या होती है, एक चेन जो है उसके 5 डैश एंड के ऊपर 1 कार्बन के ऊपर तो क्या लगा है, एक नाइट्रोजनस बेस लगा है, लेकिन उसके 5 डैश कार्बन पर क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो उस एंड को हम लोग उसका 5 डैश एंड बोल देते हैं। एंड इस चेन के पूरे एंड में अगर देखें तो ये वाला इसका क्या होता है, 3 कार्बन, और इसके 3 कार्बन पे पूरी चेन के एंड में हमें क्या मिलता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड मिलता है। ठीक है, तो टोटल हमने 3 चीजें कही हैं, दोबारा से देखो, इसके 1 कार्बन के ऊपर नाइट्रोजनस बेस अटैच है, इसके 5 कार्बन के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है एंड दूसरी साइड में इसके 3 कार्बन पर क्या अटैच होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ओके, और ये दोनों चेन्स जो हैं ये क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल रन करती हैं। ओके, एंटी पैरेलल रन करती हैं, तो इसका मतलब है कि इस चेन के अपोजिट क्या होगा, दूसरे वाली चेन का 5 डैश एंड रन करेगा और इधर जो है 5 डैश के अपोजिट क्या करेगा, 3 डैश पार्ट रन करेगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक चेन से दूसरी चेन के बीच में ये नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो पेयरिंग है यहाँ पर एक बार आप देख लो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसकी पेयरिंग के हम लोग रूल्स पढ़ेंगे डीएनए की आगे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है,